नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के लिए करना होगा और इंतजार, सरकार ने बताई ये वजह। सर्द मौसम और कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी। 28 फरवरी तक रद्द रहेंगी दिल्ली आवाजाही करने वाली पैसेंजर ट्रेनें। मनीषा मौत मामला, ढाणी लक्ष्मण में धरने की तैयारियों में जुटे ग्रामीण। भारतीय सेना में अब हर साल भर्ती होंगे 1 लाख अग्निवीर जवान, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में इन सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, जूनियर कर्मचारियों के बराबर मिलेगा वेतन। हरियाणा सरकार इस पशु के पालने पर दे रही है 30,000 रुपए, जानिए कैसे उठा सकते हैं आप भी इस योजना का लाभ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, ओपन से 10वीं करने वाले बच्चों को माननी पड़ेंगी ये शर्तें। हरियाणा में पूरी तरह से डिजिटल होंगी 2027 की जनगणना, राज्य सरकार ने जारी किया रोड मैप। हरियाणा में IIT पर रस्साकसी, 300 एकड़ जमीन के लिए जोरदार लॉबिंग, हिसार का दावा सबसे मजबूत। ऑपरेशन ट्रैकडाउन, हरियाणा पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ी, अब तक अभियान के तहत 7,587 कुख्यात दबोचे। लेफ्टिनेंट जनरल बोले, पाकिस्तान ने 90 घंटे में घुटने टेके। हिसार में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में लंबी लड़ाई की तैयारी थी लेकिन जंग जल्दी रुक गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन, 81 साल के थे। मेयर से कोयला व गृह राज्य मंत्री तक रहे। और राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंच रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आ रहे हैं। रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह शाम ठंड भरी होती है तो वहीं दिन में हल्की सर्द हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। साथ ही कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से सुबह के समय बादलों की आवाजाही देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में रात्रि और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हवाओं की दिशा में बदलाव से वातावरण में हल्की नमी बनी हुई है। पश्चिमी मौसम प्रणाली का आंशिक असर हरियाणा के दक्षिणी और मध्यवर्ती हिस्से पर देखने को मिला, जिससे कि आंशिक बादलवाई देखने को मिली और संपूर्ण इलाके में रात्रि तापमान में बढ़ोतरी हुई और दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 3 दिसंबर तक खुश्क रहने की संभावना है, तो वहीं 29 व 30 नवंबर को बीच बीच में हल्के बादल तथा रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, परंतु 1 दिसंबर से रात के तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना बन रही है। वातावरण में नमी होने से उत्तर व पश्चिमी हरियाणा में सुबह हल्की धुंध छाई रहने की भी संभावना जताई है। हरियाणा में बाढ़ और बारिश से फसलों में हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि का इंतजार कर रहे किसानों को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ जिलों में गिरदावरी के काम में गड़बड़ी आने के बाद अब दोबारा से जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार तक मुख्यालय ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के बाद ही अब मुआवजे का फैसला लिया जा सकेगा। हरियाणा राजस्व एवं आपदा विभाग ने फतेहाबाद सहित अन्य 2 से 3 जिलों में रैंडम डाटा की जाँच की। यहाँ बुआई से अधिक फसलों के नुकसान का ब्यौरा सामने आया है, जिसके बाद दोबारा से क्रॉस जाँच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यालय ने यह भी हिदायत दी है कि अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा से इसी तरह की जांच होगी और जो भी इन गलतियों के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा भूरी कोड के महानिदेशक डॉक्टर यशपाल ने बताया कि सोमवार तक क्रॉस जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। ये रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा राशि का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है। वित्त विभाग के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा 2 अलग-अलग पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि जिन सीनियर कर्मचारियों को अपने कनिष्ठ यानी कि जूनियर से कम वेतनमान मिल रहा है, उन्हें वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी। यदि जूनियर कर्मचारी को किसी व्यक्तिगत कारण से ज्यादा वेतन प्राप्त हो रहा है तो वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीनियर कर्मचारी का वेतन जूनियर कर्मचारी के बराबर तभी स्टेपिंग अप किया जा सकता है जब सीनियर कर्मचारी HCS यानी ACP नियम 2016 के तहत ACP के पात्र हों। विभागों द्वारा इन मामलों की जांच स्वयं करने के बजाय इन्हें वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। ऐसे में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों की जांच अपने स्तर पर करें और केवल उन्हीं मामलों का विवरण पूर्ण तथ्यों सहित वित्त विभाग को भेजें जो उपरोक्त आदेशों के दायरे में नहीं आते हैं। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने अगले साल होने वाली जनगणना को डिजिटल तरीके से कराने का फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से मंडल से लेकर खंड स्तर तक प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गणनाकार और पर्यवेक्षक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस डिजिटल रूप में डेटा को इकट्ठित करेंगे तथा इसे सीधा केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। जनगणना को लेकर मोबाइल एप्लीकेशन, पोर्टल और अन्य डिजिटल टूल्स को हिंदी और इंग्लिश के अलावा 14 क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किया जा रहा है। एक गणनाकार को औसतन 700 से 800 की आबादी की गणना
गणना की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। टीचर, क्लर्क और स्थानीय निकाय के कर्मचारी गणनाकार नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि एक उच्च पदाधिकारी आमतौर पर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। इस पंजीकरण में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कार्यालय का स्थान और पहचान दस्तावेजों जैसी अनिवार्य जानकारी भी शामिल होगी, जिससे कि पूरे राज्य में सुरक्षित और पेपरलेस संचालन सुनिश्चित होगा। गणनाकारों और पर्यवेक्षकों को अगले साल की शुरुआत में जनगणना ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा की शिक्षा और तकनीकी परिदृश्य के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके लिए 300 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अपने संसदीय क्षेत्र में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 5 सांसदों के बीच जोरदार राजनीतिक होड़ और लॉबिंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच नायब सैनी सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट सौंपकर IIT के लिए हिसार का दावा सबसे मजबूत बताया है। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण की है। सरकार ने स्पष्ट शर्त रखी है कि संस्थान के लिए इतनी बड़ी जमीन उपलब्ध करवानी होगी। जमीन अधिग्रहण की समस्या और उससे जुड़े बड़े खर्च को देखते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्र सरकार से बातचीत करते हुए हिसार में सरकारी जमीन देने का प्रस्ताव दिया है। मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार के पक्ष में कई मजबूत तर्क दिए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क है सरकारी भूमि की उपलब्धता। उन्होंने बताया कि हिसार में राज्य के पशुधन फार्म के लगभग 10,000 एकड़ से अधिक खाली जमीन मौजूद है, जिसका फिलहाल कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस विशाल सरकारी लैंड का इस्तेमाल IIT के लिए करने के लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण पर होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया भी तेज होगी। इसके अलावा हिसार की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी भी एक बड़ा फायदा है। यहाँ महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जो शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कनेक्टिविटी देगा। साथ ही हिसार पहले से ही एक बड़ा शैक्षणिक केंद्र रहा है। यहाँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय यानी GJU और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी लुवास जैसे 3 बड़े विश्वविद्यालय और कई केंद्रीय रिसर्च सेंटर भी मौजूद हैं। IIT की स्थापना से यह क्षेत्र शिक्षा का विशाल हब बन जाएगा। अंतिम निर्णय अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्र सरकार को लेना है। हरियाणा पुलिस के 3 सप्ताह यानी कि 5 से लेकर 27 नवंबर के विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने राज्य में अपराधियों की कमर तोड़ दी है। पुलिस ने अभियान के दौरान 141 कुख्यात अपराधियों के 92 हत्या योजनाएं नाकाम की, जिनमें 2 मामलों में पूरे परिवार को निशाना बनाया जाना था। इनमें से 97 अवैध हथियार और 237 कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियान के तहत 3066 हथियारबंद और गिरोहबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे कुल मिलाकर 322 अवैध हथियार, जिनमें 161 देसी कट्टे पिस्टल, 146 पिस्टल, 6 रिवॉल्वर, 9 बंदूकें शामिल हैं, बरामद की गई हैं। वहीं 537 गोलियां और 17 मैगजीन भी मिली हैं। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो गुरुग्राम में 304, फरीदाबाद में 138, सोनीपत में 106, झज्जर में 90 और यमुनानगर में 86 अपराधियों को पकड़ा गया है। साथ ही 4521 अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है, जिससे कि कुल गिरफ्तारी आंकड़ा 7587 तक पहुंच गया। इनमें से 235 अपराधियों पर संगठित अपराध की सख्त धाराएं लगाई गई हैं, जिनकी काली कमाई की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। साथ ही 124 अपराधियों की जमानत रद्द करवाई गई है। हरियाणा पुलिस का दावा है कि इस बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई से गैंगस्टरों के राज्य में जड़ें हिल गई हैं और आने वाले समय में अपराध में और गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा के हिसार कैंट स्थित मिलिट्री स्टेशन पर एक्स सर्विसमैन की रैली हुई। रैली में साउथ वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम पर एक मुश्किल समय आया था। देश में आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद पूरा देश सेना की कार्रवाई की तरफ देख रहा था। हम लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। हमने एक्स सर्विसमैन की लिस्ट तैयार कर ली थी, लेकिन हमने देखा कि लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। लगभग 90 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए थे। रैली के दौरान भूतपूर्व सैनिकों व शहीदों की माताओं व विधवाओं को सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि मान लो ऑपरेशन सिंदूर जैसी लड़ाई लंबी चलती है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन का वार हुआ, तो हो सकता है कि इस दौरान हमें एक्स सर्विसमैन की जरूरत पड़े। एक सिस्टम के तहत उनको देश सेवा में वापस लेकर आए। लेफ्टिनेंट जनरल ने आगे कहा कि क्योंकि वह ट्रेंड मैन पावर है, उनको भी देश में दोबारा जॉब करने का मौका मिल सकता है। ऑलरेडी जो रिटायरमेंट होते हैं वो रिजर्व बेस पर रिटायर होते हैं, यानी 5 साल तक उनका कमिटमेंट रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई भूतपूर्व सैनिक, जिसको एक्स सर्विसमैन भी कहते हैं, खुद वॉलंटियर करके हमारे अपने स्टेशन पर पहुंचते थे। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि देश में सेना अपने अलग 20 अस्पताल भी बनाएगी। इसकी लोकेशन अलग अलग रहेगी। इसमें एक्स सर्विसमैन इलाज करवा सकते हैं। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। पूर्व सैनिक जिनकी उम्र 70 साल पार हो चुकी है, उनको घर तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने पर भी हम कार्य कर रहे हैं।
मनीषा मौत मामले को लेकर 30 नवंबर को गांव ढाणी लक्ष्मण में प्रस्तावित सांकेतिक धरना और भूख हड़ताल की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को ग्रामीण एकजुट हुए और मुख्य चौक पर धरने की रूपरेखा तय की। इस दौरान मनीषा के पिता संजय भी मौजूद रहे। ग्रामीणों के साथ हुई बैठक में सांकेतिक धरने की तैयारियों पर चर्चा की गई। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि धरने में सर्व समाज के सभी लोग शामिल होंगे और इसमें अब तक सीबीआई की जाँच पर मंथन किया जाएगा। बैठक में आगे की कार्रवाई के लिए भी रूपरेखा तय की गई है। शुक्रवार को सीबीआई की टीम सिंघानी और आसपास के क्षेत्र में मनीषा की मौत से जुड़े हुए तथ्य खंगालती रही। वहीं 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी नहर के पास मिला था। शुक्रवार को सीबीआई ने किन लोगों से पूछताछ की, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि मनीषा के पिता और ग्रामीण सांकेतिक धरने की तैयारियों में व्यस्त रहे। मनीषा की मौत पर सांकेतिक धरने की घोषणा के बाद सीबीआई अधिकारियों पर अब दबाव बढ़ा है। अधिकारियों ने मनीषा के पिता के सामने स्पष्ट किया है कि इस बार बिना खुलासा किए टीम वापस नहीं लौटेगी। मनीषा के परिजन शुरू से ही हत्या के पहलू पर जोर देते आ रहे हैं, जबकि पुलिस की जांच में उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में दर्ज किया गया था। वर्तमान में भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े जनशक्ति संकटों में से एक का सामना कर रही है। सामने आया है कि 18 लाख सैनिकों की कमी हो चुकी है। इसके पीछे की मुख्य वजह कोविड काल में 2 साल तक भर्ती का बंद रहना और हर साल हजारों सैनिकों का नियमित रूप से रिटायरमेंट लेना है। भर्ती न होने और रिटायरमेंट जारी रहने की वजह से रिक्तियां लगातार बढ़ती गई और साल 2022 में अग्निवीर योजना लागू होने से पहले ही ये कमी खतरनाक लेवल तक जा पहुंची थी। इस योजना के पहले चरण में सिर्फ 46,000 अग्निवीर शामिल हुए। इनमें से तकरीबन 40,000 सैनिक भारतीय सेना में शामिल हुए। योजना के तहत कुछ वर्षों में अग्निवीरों की संख्या बढ़कर 1,75,000 तक पहुंचाई गई, मगर प्रत्येक साल 60 से 65,000 पुराने सैनिक रिटायर होते रहे। इस असंतुलन के कारण सेना को रिक्तियां निरंतर बढ़ी और फोर्स के बैलेंस पर प्रभाव पड़ा। अग्निवीर मॉडल के मुताबिक 2026 में पहला बैच 4 साल की अवधि पूरी करके रिटायर होगा। इसमें से सिर्फ 25% को स्थायी रूप से सेना में सम्मिलित किया जाएगा, जबकि बाकी बाहर होंगे। सेना का कहना है कि इस चैलेंज को देखते हुए भर्ती के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। वह हर वर्ष 1 लाख से ज्यादा अग्निवीर भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हरियाणा ओपन स्कूल में अब कक्षा 10वीं की परीक्षा देने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब किसी भी छात्र को परीक्षा देने के लिए 30 पीरियड अटेंड करना जरूरी होंगे और आवेदक की उम्र कम से कम 14 साल होना भी जरूरी होगी। 10वीं व 12वीं की परीक्षा के समय में 2 साल का अंतर होना भी चाहिए। इसके तहत जो भी छात्र किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या फिर वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, वे अपने पास हुए विषयों के क्रेडिट ओपन स्कूल में स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रदेश में प्रति वर्ष तकरीबन 50,000 बच्चे ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं। सर्द मौसम की शुरुआत ने पैसेंजर ट्रेन रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। अभी तक ज्यादा धुंध और कोहरे का असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली से वाया बहादुरगढ़ और रोहतक होते हुए जींद तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने दिल्ली जींद रूट की 2 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक रद्द रहेंगी। इसके अलावा अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन भी सप्ताह में 1 दिन रद्द रहेगी। यात्रियों ने रेलवे के इस फैसले का विरोध जताते हुए कहा है कि जब तक कोहरे का मौसम शुरू नहीं होता है तब तक ट्रेनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। ट्रेन नंबर 54,031 दिल्ली जींद पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से सुबह 11:40 पर रवाना होकर 12:46 पर बहादुरगढ़, 1:44 पर रोहतक और 2:50 पर जींद पहुंचती है। इसी तरह ट्रेन नंबर 54,034 जींद दिल्ली पैसेंजर ट्रेन शाम को 3:50 पर जींद से रवाना होकर 4:56 पर रोहतक, 5:54 पर बहादुरगढ़ और शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इन दोनों ही ट्रेनों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। वहीं ट्रेन नंबर 15,909 व 910 अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन डिब्रूगढ़ लालगढ़ के बीच वाया दिल्ली बहादुरगढ़ और रोहतक होकर चलती है। ये ट्रेन भी मार्च 2026 तक सप्ताह में 1 दिन रद्द रहेगी। दैनिक यात्री समिति ने अपील की है कि कोहरे के नाम पर रद्द की गई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला वापस लिया जाए, ताकि सर्दी के मौसम में यात्रियों को परेशानी से बचाया जा सके। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिलाओं या पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 850 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं SC, ST और PWD के लिए 59 रुपए फीस लगेगी। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर है। सैलरी 48,480 रुपए पर मंथ मिलेगी।
हरियाणा सरकार किसानों के हित में कई बड़े फैसले लेती है। राज्य में किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को देसी गाय पालने पर अब सालाना 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें कि इस योजना के तहत कौन से किसान पात्र होंगे, तो सबसे पहले किसान हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के पास 2 से लेकर 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। किसान के पास परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल-P होना आवश्यक है। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण विवरण, परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल-P, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर इस योजना के फॉर्म अप्लाई करने के लिए जरूरी होना चाहिए। मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को 2 दिसंबर को लॉन्च करने जा रही है। इसमें 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर गाड़ी 500 किलोमीटर से अधिक चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका है। कंपनी ने ईवी को इस साल जनवरी में हुए भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025 में रिवील किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2025 को गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया था। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार है और इसे 100 से अधिक देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। मारुति ई विटारा के 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले बेस मॉडल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए एक शोरूम रखी जा सकती है, तो वहीं हाई पावर वाली मोटर के साथ यानी 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले मॉडल की कीमत लगभग 25 लाख रुपए एक शोरूम हो सकती है। भारतीय बाजार में ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी का मुकाबला की बात करें तो MG ZS ईवी, टाटा कारो ईवी और हुंडई क्रेटा ईवी और महिंद्रा BE6 से रहेगा। सुजुकी ने ई विटारा के फीचर्स का खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि मारुति की इलेक्ट्रिक कार में ऑटोमेटिक एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलने की संभावना है। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 96,201 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। इस दौरान रिलायंस टॉप गेनर रही। बजाज फाइनेंस ने भी अपनी मार्केट कैप में 20,348 करोड़ रुपए जोड़े। वहीं HDFC बैंक ने 13,611 करोड़ और ICICI बैंक ने 13,600 करोड़ रुपए अपनी वैल्यूएशन में जोड़े। इधर टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की वैल्यू इस दौरान 35,239 करोड़ रुपए कम हुई है। वहीं सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते बड़ी तेजी देखने को मिली। 21 नवंबर को 10 ग्राम सोना 1,23,146 रुपए का था, जो अब यानी 28 नवंबर को 3,445 रुपए बढ़कर 1,26,591 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 17 अक्टूबर को सोना 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। यह उसके अब तक सबसे महंगी कीमत भी रही है। इस हफ्ते चांदी में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली, यानी पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 21 नवंबर को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,51,129 रुपए थी, जो इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 28 नवंबर तक 13,230 रुपए से बढ़कर 1,64,359 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी, जो इसकी अब तक की सबसे ऊंची कीमत भी है। इस साल अब तक सोने की कीमत 50,429 रुपए बढ़ चुकी है। आज खबरों में से इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।